हाय फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है और आपको कॉन्सेप्चुअली इतना स्ट्रांग बना सकते हैं ये कि आप फेस टू डिस्क्रिप्टिव आपके इंटरव्यू में बहुत बढ़िया जवाब दे पाओ। उन्हीं फैक्ट्स में से पहला फैक्ट मैं आपके पास बताने इस वीडियो के थ्रू आया हूं। आपने न्यूज़ में कई जगह पे देखा है, पढ़ा है कि आरबीआई ने एज ए डिविडेंड पे आउट भारत सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए दिया है। लेकिन आई गारंटी आपने शायद ये नहीं जानते हो या पूरे तरीके से नहीं समझते हो कि इसमें डॉक्टर बिमल जलान जो कि आरबीआई के एक्स गवर्नर है, इनका क्या अहम भूमिका है, इनका क्या रोल है। तो उसी चीज को इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे। तो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आईएक्सएमबी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इस तरीके का कुछ न्यूज आपने पढ़ के अभी तक याद कर लिए हो, लेकिन सिर्फ इतना याद करने से नहीं होगा, आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड समझना होगा। बैकग्राउंड ये है कि अगर मैं 2022-23 की बात करूं तो आरबीआई का बैलेंस शीट का साइज था 63.44 ट्रिलियन, जो 2023-24 में बढ़ के 70.47 ट्रिलियन हो गया। अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो ये सिर्फ 11.08% का इंक्रीज है। लेकिन अगर डिविडेंड पे आउट में इंक्रीज देखोगे तो 67% का इंक्रीज है। अब मुझे बताओ, 11% का बैलेंस शीट बढ़ना और 67% का डिविडेंड बढ़ना, ये तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट के खिलाफ ही हो गए ना। कि तुम साइज में 2 इंच बढ़ रहे हो लेकिन तुम काम 10 इंच का कर रहे हो। सोचने वाली बात है ना। लेकिन ये सच है कि आरबीआई ने इतना पैसा दिया है, लेकिन इमेजिन करो एक सिचुएशन जहां पे आपको कई सालों बाद आपको बचपन का एक पिगी बैंक मिलता है, जिसमें आप बचपन में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए करके आप पैसा जमा करते थे। तो इमेजिन करो कई सालों से ये पैसा कितना ज्यादा हो गया होगा। तो यू विल हैव फन, और यू विल हैव ए वेरी नाइस टाइम एंजॉइंग दिस मनी। आप याद करोगे बचपन की बात। तो एग्जैक्टली मान के चलो, आरबीआई का भी एक पुराना पिगी बैंक खुल गया है। अब इस पिगी बैंक की जरूरत आरबीआई को नहीं है एज पर द फ्रेमवर्क। एंड आरबीआई ने डिसाइड किया इस पिगी बैंक के सारे पैसे को भारत सरकार को ट्रांसफर कर देने का। बट ये कौन सा फ्रेमवर्क है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो देखो, ये जो फ्रेमवर्क है ये है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, ईसीएफ फ्रेमवर्क। ठीक है। तो इस फ्रेमवर्क को डेवलप किया गया 2014-15 में, ऑपरेशनलाइज किया गया 2015-16 में। लेकिन इसमें मैं बताऊं, बहुत सारे चैलेंज थे। इसमें आरबीआई और भारत सरकार के बीच में हमेशा खिटपिट लगी रहती थी। भारत सरकार आरबीआई को ये बोलती थी कि पैसे दो, आपके सरप्लस के पैसे दो। आरबीआई बोलता था हम ना देंगे। भारत सरकार बोलता था आप जो आपका पीसीए फ्रेमवर्क है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क है, उसमें रूल्स को इजी करो। आरबीआई बोलता था हम नहीं करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे मतलब आमने सामने ये होती थी। भारत सरकार की कुछ और डिमांड होती थी, भारत और आरबीआई की कुछ और डिमांड होते थे। भारत सरकार बोलती थी आप मुझे सरप्लस दो, मैं उन सरप्लस को बैंक्स को रिकैपिटलाइज करने के लिए यूज करूंगा। बात देखो, भारत सरकार की सही है, बट विदाउट ए फ्रेमवर्क हाउ थिंग्स आर पॉसिबल। तो ये चैलेंजेस हमेशा होता था। चैलेंज ये था आरबीआई टू हैंड ओवर एक सरप्लस रिजर्व एमिड शॉर्टफॉल इन रेवेन्यू कलेक्शन। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता था। तो आरबीआई ने क्या किया? अब आता है डॉक्टर बिमल जलान का रोल। अब यहां पे 2018 में डॉक्टर बिमल जलान के अंडर में 6 मेंबर का एक कमिटी बनाया जाता है और कमिटी को बोला जाता है कि अब 90 दिन में इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क को विजिट करो और देखो इसमें क्या चेंजेस हम कर सकते हैं। तो 2019 में आरबीआई ने इसको अडॉप्ट किया। हाँ, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम समय लगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बातचीत हुए और भी बीच में चीजें हुई, और 2019 में फाइनली इसको अडॉप्ट कर लिया गया। अब यही है वो चीज जिसको आपको समझना है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो 2019 में डॉक्टर बिमल जलान के इस कमेटी ने क्या एग्जैक्टली बताया था, एक शॉर्ट तरीके से मैं आपको बताता हूं। देखो, जो पुराना इकोनॉमिक फ्रेमवर्क था ना, मान के चलो वो एक पुराने जमाने का कोई फोन था। अब आपको एक नया स्मार्टफोन मिल गया, आपके स्टाइल बढ़ गए। एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से हुआ। तो आरबीआई के एक एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है टोटल इकोनॉमिक कैपिटल। अगर टोटल इकोनॉमिक कैपिटल में देखोगे तो इसमें 3 हेड्स में इसके डिवाइड कर सकते हो आप। एक कैपिटल, दूसरा रिस्क एंड प्रोविजन, रिस्क रिजर्व्स एंड प्रोविजन, तीसरा है रीवैल्यूएशन बैलेंस।
तो पहले और पुराने वाले इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में, मतलब बिफोर डॉक्टर जलान्स कमिटी, आरबीआई यहां से पैसा जो एक्स्ट्रा बचता था वो भारत सरकार को एज ए सरप्लस ट्रांसफर करती थी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट जो छूट जाता था वो है रियलाइज्ड इक्विटी, राइट। अब रियलाइज्ड इक्विटी को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो। मान के चलो आरबीआई अपने एम्प्लॉयज को पार्टी दे रहा है। एक सिंपल एग्जांपल से समझो, आरबीआई अपने एम्प्लॉयज को पार्टी दे रहा है। अब जाहिर सी बात है, जब आरबीआई ने अपने एम्प्लॉयज को बुलाया है तो खाने पीने का इंतजाम तो होगा, स्नैक्स का इंतजाम जरूर होगा। आरबीआई ने स्नैक्स मंगवाया। अब स्नैक्स मंगवाया तो जरूर, लेकिन कोई कम खाएगा, कोई ज्यादा खाएगा, कोई घर लेके जाएगा, क्या पता लोग क्या क्या करेंगे, कुछ लोग वेस्ट करेंगे। तो आरबीआई को एक रिस्क है। आरबीआई क्या करता है ना, स्नैक्स उसे जितना लगेगा उससे थोड़ा सा ज्यादा मंगवाता है, करेक्ट। फिर लास्ट में अगर कुछ बच जाता है तो भारत सरकार को चला जाएगा वो। अब यहां पे रियलाइज्ड इक्विटी का रोल क्या है? रियलाइज्ड इक्विटी मतलब, मान के चलो आपका अब जो स्नैक्स का भंडार है ना, ये ओवरलोडेड है, इतना ज्यादा स्नैक्स है, आपको जरूरत नहीं है। तब आप क्या करोगे? आप पूरा पकड़ के भारत सरकार को दे दोगे, भारत सरकार के मजे। अब एग्जैक्टली रियलाइज्ड इक्विटी में भी यही सीन हुआ। पहले क्या होता था कि इन तीनों हेड से पैसा सरप्लस के फॉर्म में जाता था, राइट। लेकिन रियलाइज्ड इक्विटी से नहीं जाता था। तो डॉक्टर बिमल जलान कमेटी ने बताया कि रियलाइज्ड इक्विटी से पैसा जाएगा। तो देखो यहां पे अब कुछ मैं नंबर्स की बात करूंगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे टोटल इकोनॉमिक कैपिटल एज पर दी डॉक्टर बिमल जलान कमेटी शुड बी मेंटेन्ड एट 20.8 टू 25.4%। ठीक है। फिर रिक्स प्रोविजन अंडर कंटीजेंसी रिक्स बफर कितना होना चाहिए? 5.5 से 6.5% होना चाहिए। लेकिन ये हर 5 साल में रिवाइज होगा, आगे जाके ये रिवीजन हुआ वो भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। बट डॉक्टर विमल जलान ने क्या बोला? 5.5 से 6.5% के बीच में रहेगा क्या? कंटीजेंसी रिक्स बफर, ठीक है। लेकिन रियलाइज्ड इक्विटी पहले नहीं था, अब रियलाइज्ड इक्विटी है। तो ये जो सीआरबी है, मतलब कंटीजेंसी रिस्क बफर, ये देश का सेविंग है। एक हिसाब से मान के चलो, अगर कल के दिन में एक फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो उसको स्टेबलाइज कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको स्टेबलाइज करने के लिए पैसा कहां से निकालेगा? ये सीआरबी से। अब आपको यह समझना है, डॉक्टर बिमल जलान ने बताया कि सीआरबी में इतना ज्यादा पैसे रखने की जरूरत नहीं है। देयर शुड बी ए लिमिट, एक लिमिट होना चाहिए 5.5 से 6.5%। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसके ऊपर जो भी है आप दे दो भारत सरकार को। आप मैथमेटिकली सोचो चीजों को, अगर आपको किसी चीज को 5.5 से 6.5% के बीच में रखना है तो उससे ज्यादा जो भी है वो भारत सरकार का हुआ। इट्स दैट सिंपल। इमेजिन करो एक सिचुएशन जहां पे आपके मम्मी ने आपको 100 रुपए दिया, ठीक है। आप हम जब स्कूल में थे ऐसा होता था, हमारे पेरेंट्स हमें 100 रुपए देते थे कुछ भी खर्च करने के लिए, और मम्मी का स्पेशल इंस्ट्रक्शन रहता था जो बच जाएंगे रिटर्न आके देना मुझे। ये रियलाइज्ड इक्विटी उसी तरीके से बात है, जो बच जाएगा वो भारत सरकार का हुआ, ठीक है। तो आज के दिन में क्या हुआ देखो, आपने न्यूज में सिर्फ इतना पढ़ा कि 2.11 लाख करोड़ आरबीआई ने दिया, लेकिन आई गारंटी वेरी फ्यू ऑफ यू नो दैट आरबीआई ने जो सीआरबी है, ये जो सीआरबी बिमल जलान कमेटी ने बताया था 5.5 से 6.5 के बीच में रखने का, इसको भी आरबीआई ने चेंज किया है एट 6.5%, राइट। मतलब इसको भी बढ़ाया गया है 5.5 से, ये कितना, मतलब 6.5% जो था एक बैंड में था 5.5 से 6.5, अब इसको 6.50 कर दिया गया है कि आपको इतना रखना है। इसका मतलब क्या? ऐसा नहीं है कि आरबीआई के रियलाइज्ड इक्विटी से सारा पैसा आरबीआई ने दे दिया, आरबीआई ने कुछ एक्स्ट्रा रखा उस पे, एंड बाकी जो बच गया वो सारा आरबीआई ने क्या किया, जैसे आप और मैं बचपन में हमारे मम्मी को जो 20 रुपए बच जाता था वो रिटर्न करते थे, वैसा आरबीआई ने सारा पैसा वापस दे दिया। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिखो, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। लेट्स मीट इन द फैक्ट टू वीडियो विच इज कमिंग सून, एंड ऑलवेज रिमेंबर वी हेल्प यू प्रिपेयर 50% फास्टर। लेकिन ये 50% फास्टर प्रिपरेशन कैसे होगी? ये तो वैसे होगी जब आप ऐप डाउनलोड करोगे।